नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। 75 वर्षीय जगमोहन जी घर में अकेले थे। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। यूं तो वे थोड़ा बहुत खाना पकाना जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए ना। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने अपने इकलौते बेटे राघव को फोन लगा दिया। हेलो बेटा राघव, कैसे हो तुम? और वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में ही लौट आओगे, लेकिन पूरा एक सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं ना। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार को सिया की छोटी बहन यानी कि मेरी साली की सगाई है। अब हम लोग उसके बाद ही आएंगे। कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। यह सुनकर जगमोहन जी बोले, लेकिन बेटा, इतने दिन में मैं यहाँ कैसे रहूँगा? जो राशन घर में पड़ा था अब तो वह भी खत्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और पैसे भी कहाँ हैं मेरे पास जो कुछ खरीद कर ले आता। बेटा, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते जगमोहन जी फपक फपक कर रो पड़े। तो उनका बेटा राघव बोला, कमाल करते हैं पिताजी आप भी। इतना सारा राशन रखकर आई थी आपकी बहू आपके लिए। इतनी जल्दी आपने वह सब कैसे खत्म कर दिया? तो जगमोहन जी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था जो खत्म हो गया है। फिर राघव बोला, अब तो कुछ भी हो, मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। सगाई के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब सिया का भाई तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतजाम मुझे ही देखना होगा। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए। जब मैं वापस आऊंगा तो उसका पूरा हिसाब कर दूंगा। जगमोहन जी कुछ कहने ही लगे थे कि तभी उन्हें फोन में से आवाज सुनाई पड़ी, राघव, कहाँ रह गए तुम? तो राघव बोला, हाँ हाँ, अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है मुझे, मैं फोन रखता हूँ। राघव ने फोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर जगमोहन जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगे कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी हो जाती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज देखो वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रख कर अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया है और वहां अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद कि माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर ही जगमोहन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने भी कहाँ दे रही थी। आखिरकार पास की राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर जगमोहन जी वापस अपने घर लौट आए, लेकिन अब क्या क्या करें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वह जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। देखा तो मंदिर में प्रसाद वितरित किया जा रहा था। जगमोहन जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगे और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और सोचने लगे कि आखिरकार इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी एक सप्ताह बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल जी, अमरूद खरीद लो, 50 रुपए किलो हैं। उन्हें देखकर जगमोहन जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोले, बेटा, यह अमरूद तुम कहाँ से लाते हो? अंकल जी, मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ा बाग है। जिन अंकल का वह बाग है वह हमें उनके अमरूद बेचने के लिए बदले में पैसे देते हैं। अंकल, अमरूद लोगे क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, कहकर जगमोहन जी अपने घर वापस आ गए। लेकिन फिर सोचने लगे कि अगर वह छोटे छोटे बच्चे खुद कमा कर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं।
अगले दिन जगमोहन जी भी मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए और थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचने शुरू कर दिए। ज्यादा कुछ नहीं तो इस तरह वह अपने पूरे दिन के खाने का खर्चा तो निकाल ही लेते थे, लेकिन कहीं दुनिया वाले उनके बेटे को गलत न समझे, यह सोचकर उन्होंने अपने मुंह को साफे से ढक लिया था ताकि वह किसी की पहचान में न आ सके। ऐसा करते करते आज 4 दिन बीत चुके थे। आज जब जगमोहन जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी कि आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहें। लेकिन फिर भी जगमोहन जी वहां फल बेचने आ बैठे। थोड़ी ही देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन जगमोहन जी अभी तक वहीं बैठे थे, यह सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहां बैठे देखकर एक न्यूज़ रिपोर्टर वहां आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिरकार इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसे आंधी तूफान में भी यह बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय वह रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और जगमोहन जी का साफा, जिसे उन्होंने मुंह पर ढाका हुआ था, अचानक हवा में उड़ गया और वे घबरा कर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन जगमोहन जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी यह हालत होगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जगमोहन जी और कल्याणी जी का एक बेटा राघव और एक बेटी राधिका थी। छोटे होने के कारण राघव को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता को कितनी उम्मीदें थी उन्हें अपने बेटे से, पढ़ाई में भी होशियार तो था ही राघव। उच्च शिक्षा के लिए जगमोहन जी ने उसका गुड़गांव के एक कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी भी कर दी। वहीं कॉलेज में ही राघव की सिया से मुलाकात हुई। दिखने में हैंडसम राघव सिया को तो पहले ही नजर में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही न चला। कॉलेज पास करने के बाद राघव को एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन अब कल्याणी जी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, इसलिए जगमोहन जी ने राघव के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था ताकि बहू आकर घर की बागडोर संभाल सके। तो राघव ने बताया कि वह सिया से प्यार करता है। यह सुनकर जगमोहन जी बहुत खुश हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि सिया के पिता बहुत बड़े पैसे वाले हैं और जगमोहन जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। लेकिन सिया और राघव ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और सिया के पिता उसकी हर एक बात को मानते थे। तो राघव की जिद के कारण माता पिता को न चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीने तो राघव और सिया घूमने फिरने और शॉपिंग करने में ही मस्त थे। उसके बाद सिया आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली कल्याणी जी को यह सब अच्छा नहीं लगता था, तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनते ही देर न थी कि सिया ने घर में तांडव मचा दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो, यह वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। राघव ने अपने माता पिता को समझा भी दिया कि वह टोका टाकी न किया करे। बहू के यह रंग देखकर कल्याणी जी और जगमोहन जी स्तब्ध रह गए, पर फिर भी उन्होंने कुछ कहना उचित न समझा। धीरे धीरे कल्याणी जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वे अपने पति जगमोहन जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। जगमोहन जी की बेटी राधिका कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन सिया को अपनी ननंद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सिया एक मतलबी लड़की थी और घर के किसी भी सदस्य से उसे कोई मतलब ना था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था
और करीब 2 वर्ष के बाद सिया और राघव का बच्चा इस दुनिया में आया। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ, उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही सिया के मायके वाले उसके घर पहुंच गए थे। राघव की बहन राधिका भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब सिया ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ननंद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी से अगले दिन जब राधिका अपने घर जाने को तैयार हुई, तो उसी समय सिया ने शोर मचा दिया कि उसकी मां का कंगन चोरी हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपनी ननंद के बैग की सबके सामने तलाशी लेने लगी। और कपड़ों के बीच अपनी मां का कंगन देखकर उसने तो घर में तूफान ही खड़ा कर दिया। देखो राजीव, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे कंगन कभी देखे नहीं होंगे ना। चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना, छी छी छी। राजीव राजीव ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया। और यह देखकर राधिका हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वे उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, सिया, भगवान से डरना। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है, एक दिन वो लौटकर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा जगमोहन जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पर बेचारे करते भी क्या। उनकी बेटी ने भी वहां आना बंद कर दिया था। कभी कभार फोन करके पिता का हालचाल जान लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी। एक दिन सिया के पास उसके मम्मी पापा का फोन आया और बोले, सिया बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। एक बार तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो पड़ ही गई हैं। आओगे तो कुछ दिन यहाँ रह लेना। इस बारे में जब सिया ने अपने पति राघव से बात की तो राघव बोला, अगर हम कुछ दिनों के लिए वहां चले गए तो यहाँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। जरा सोचा है तुमने सिया। इस बात पर सिया भड़क गई। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो राघव बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा सिया। लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने से छुट्टी पर है। वे अपने गांव गई हैं। पीछे से पिताजी कैसे रहेंगे। वह काफी बुजुर्ग हो गए हैं और माँ भी नहीं है। उनके लिए खाना कौन पकाएगा। तो सिया बोली, अच्छा, आज अपने पिता के लिए बड़ा प्रेम प्यार जाग उठा है आपके दिल में। मेरी तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। और वैसे भी रोटी बनानी तो उन्हें आती ही है। अरे सिया, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, अच्छे भले तो हैं तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ है उनकी तबीयत को। जब सुबह शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो क्या खड़े खड़े अपने लिए 2 रोटियां नहीं पका सकते। मैं उनके लिए घर पर सारा राशन सामान रख कर जाऊंगी। आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे, सिया ने कहा। तो राघव बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ क्या मैं। कहकर राघव अपने ऑफिस जाने लगा। तभी सिया ने आवाज दी, राघव, मेरे मायके जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त कोई उपहार भी लेते आना। तो राघव ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है सिया, मेरे मम्मी पापा हर बार हमें कितना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओगे अच्छे से अच्छा लाना। सिया ने कहा। तो राघव ने हाँ में सिर हिला दिया और ऑफिस चला गया। शाम के समय जगमोहन जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया और बोला, दादाजी, हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं लेकर जाएंगे। आप यहाँ अकेले रहना। ऐसा कहते हुए उनका पोता हंसने लगा। पोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर जगमोहन जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, किस सोच में पड़ गए हो जगमोहन। तो पोते की बात पर पर्दा डालते हुए जगमोहन जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे। और वैसे भी तुम ही सोचो ना यार, अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जाए। जब इतने दिन जिंदगी के लिए काट ही ली तो आगे भी कट ही जाएगी। और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटियां तो मैं बना ही सकता हूँ ना। कहते कहते जगमोहन जी का स्वर रुआसी हो गया। वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे।
कुछ देर बातचीत करके जगमोहन जी का दोस्त अपने घर चला गया, लेकिन जगमोहन जी के दिमाग में अभी तक अपने पोते द्वारा कही गई बात घूम रही थी। अगले दिन जब वे सुबह की सैर करने के बाद घर लौटे तो आंगन में बैठकर अपने बेटे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनकी बहू सिया बाहर आई तो जगमोहन जी बोले, अरे बहू, राघव तैयार हो गया क्या? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? इतना सुनते ही सिया के तेवर चढ़ गए। फिर जगमोहन जी बोले, क्या दफ्तर नहीं जाना उसे आज? तो सिया बोही चढ़ाते हुए बोली, क्यों, अब क्या काम आ गया है जो उनके बारे में पूछ रही हैं? जरूर किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, तभी उनकी राह देख रही हैं। आपको तो एक मिनट भी चैन नहीं, कभी तो उनको भी आराम करने दीजिए। बहू की तीखी बातें सुनकर जगमोहन जी चुपचाप बैठ गए। इतने में राघव तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे सिया, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। ठीक है, लाती हूँ। इतना कहकर सिया रसोई घर में चली गई तो जगमोहन जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरी पेंशन निकलवा कर लाए हो क्या? अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे देते। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहूं। तभी राघव बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कभी किसी चीज की कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आप तो हमें खामखा ही बदनाम कर रहे हैं। आपकी हर जरूरत को तो हम पूरा करते हैं ना। और वैसे भी आपकी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं सिया के हाथ में मिलाकर रख देता हूँ। जब घर उसे चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए ना। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उनसे मांग सकते हैं। यह बात सुनकर जगमोहन जी चुप हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अभी जगमोहन जी ने इतना ही कहा था कि सिया रसोई घर से बाहर निकलकर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे के पास कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल भी प्राइवेसी है ही नहीं। इतने में ही राघव बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। आप घर के बड़े हैं, अपने बेटे और बहू की बातें आप छुप छुप कर सुनते हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तभी जगमोहन जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा नहीं है? और वैसे भी यह बात तो मुझे सोनू ने बताई थी कि वह नानी के घर जा रहा है, और इसलिए ही मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था कि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए ना। तभी राघव बात बदलता हुआ बोला, हाँ तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से सिया के मायके जा रहे हैं। वो सिया के मायके से फोन आया था, उसके मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर जगमोहन जी बोले, पर बेटा, 1-2 दिनों की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 दिनों में मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? तभी सिया गुस्से से बोली, बस हमने कहीं जाने की बात की नहीं कि शुरू हो गए आपके पिताजी। आखिर आप चाहते क्या हैं? यहाँ सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही गुजार दे क्या? मेरे मम्मी पापा की कोई हैसियत नहीं है या फिर हमारी अपनी लाइफ नहीं है? आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हम परसों सुबह जा रहे हैं और यह तय हो चुका है। ऐसा कहकर सिया पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई और राघव अपनी नौकरी पर चला गया। नाश्ता निपटाने के बाद सिया ने हमेशा की तरह जगमोहन जी से घर की झाड़ू पोछा करवाई और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी। उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। जगमोहन जी का मन उदास था। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो सिया जगमोहन जी के पास आई और बोली, पिताजी, यह लीजिए 2000 रुपए, अपने पास रखिए। यह देकर जगमोहन जी को मन ही मन खुशी हुई कि चलो, बहू को मेरी इतनी तो चिंता है। फिर औपचारिकता निभाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है। तो सिया बोली, अरे, ये पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू की चीजों पर खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ।
आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कल महीने की पहली तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला ये सब कल पैसे लेने आएंगे, तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफी है। फल सब्जियां खरीदने की तो आपको जरूरत नहीं है, और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही लाकर रख दी हैं। इतने अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जगमोहन जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया, और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सुध नहीं ली, तो थक हार कर जगमोहन जी को अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। अतीत के बारे में सोचते सोचते जगमोहन जी अचानक वर्तमान में आ गए। जब उनके फोन की घंटी बजी, जगमोहन जी की बेटी राधिका जी का फोन आया था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटे की अपने पन भरी आवाज सुनकर जगमोहन जी का मन भर आया। फिर स्वयं को समझाते हुए और संभालते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया हुआ है। यह सुनकर राधिका बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप यहाँ अकेले कैसे रह रही हैं? खाना कैसे बनाते हैं और कैसे खाते हैं? और बाकी के काम वह सब कौन करता है? तो जगमोहन जी रूंधे स्वर में बोले, अरे बेटा, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई करना सब कुछ सीख गया हूँ। फिर अपने लिए 2 रोटियां बनाने में क्या हर्ज है? यह बात सुनते ही राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिताजी, जिन्हें कभी एक गिलास पानी के लिए भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वे आज माँ की अनुपस्थिति में घर का एक एक काम स्वयं करते हैं। इसके बाद वह कुछ बोल ना सकी। वह निशब्द हो चुकी थी और उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब जगमोहन जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? बच्चे तो घर पर है ही नहीं, और मुझसे मिलने तो कौन आएगा? सोचते हुए जगमोहन जी बाहर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तो अपने सामने अपनी बेटी राधिका को देखकर वह हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें सजल हो गई। अरे बेटी राधिका! तभी राधिका के बच्चे भी नानू नानू कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। जगमोहन जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोले, आओ ना बच्चों, अंदर आ जाओ। कितने सालों बाद तुम्हें सामने से देखा है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई थी। जगमोहन जी खुश हो गए। कहते हुए वे रुआसी से हो गए। तभी राधिका बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आ जाती। भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर ना रख सकी। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ पिताजी? तभी उनका दामाद बोला, पिताजी, क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? तभी जगमोहन जी कुछ ना कह सके। बेटी दामाद से अपनापन पाकर जगमोहन जी की आंखें भर आई और फिर बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन रहता है। लेकिन तुम्हारी भाभी यह सब बातें नहीं समझेगी। अभी यह बातें चल ही रही थी कि राधिका के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तो जगमोहन जी बोले, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे रसोई घर में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सिया तो पहले ही बिस्किट, मठरी और बाकी के स्नैक्स अलमारी में रखकर ताला लगाकर चली गई थी। उसी समय राधिका भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइएगा पिताजी, मुझे बताइए, मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बात सुनते ही जगमोहन जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊं बेटी, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं भिखारी बनकर बैठा हूँ। आखिरकार समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर राधिका बोले, अरे इतनी छोटी सी बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है पिताजी? आपकी यह परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए राधिका ने अपना फोन निकाला और तुरंत फल और कुछ स्नैक्स घर पर मंगवा लिए।
पहले ही उन लोगों ने एक साथ बैठकर फल काट कर खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए और फिर बाजार से खाना भी ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर जगमोहन जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गए थे। ऐसे ही हंसी खुशी के माहौल में उधर शाम के समय जगमोहन जी के दोस्त जब उससे मिलने आए तो बोले, अरे वाह, क्या बात है, राधिका बेटी आई है। तब जगमोहन जी हंसकर बोले, अरे आओ ना यार, देखो बच्चों के आ जाने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। राधिका तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर जगमोहन जी के दोस्त बोले, जगमोहन, तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझे कभी पानी तक भी नसीब नहीं हुआ, और आज बिटिया तो मुझे चाय बनाकर पिला रही है। यह सुनकर राधिका हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो वे बोले, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं लेकर जाती। उनके दोस्त ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिताजी की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने पिता का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलाओ। सारे पैसे तो तुम्हारे भाई भाभी ही ले लेते हैं, और तेरे भाई भाभी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहा मानता है। इससे तो मेरी हालत ही अच्छी है। पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारी के साथ साथ होते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। अंकल की बातों ने राधिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। अकेला रहता हूँ लेकिन शान से जीता हूँ, और घर के काम का क्या है, पैसे हाथ में हो तो इंसान नौकर से भी काम करवा सकता है। यह बात सुनकर राधिका कुछ सोच में ही पड़ गई। उधर नानी के घर में रहते हुए राधिका का बेटा सोनू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे ही चिल्ला पड़ा, अरे दादू देखो मम्मी, यह तो दादू हैं। यह बात सुनकर सिया कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी सोनू फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। तो सिया बोली, अच्छा दिखा तो, कहाँ देखा। तो सोनू ने मोबाइल में एक वीडियो लगा दी। यह वही वीडियो थी जो आंधी तूफान के समय उस लोकल रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें जगमोहन जी फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। वह वीडियो देखकर तो सिया के होश ही उड़ गए, और फिर सिया ने अपने पति राघव को वह वीडियो दिखाई और बोली, यह देखिए, यह क्या गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी। हमारी पीठ पीछे पूरे जग में हमारी बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्या कमी छोड़ी थी आखिरकार हमने उन लोगों के लिए। राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला, नहीं, यह मेरे पिताजी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी पता लग जाएगा। मैं अभी आपके पिताजी को फ़ोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए सिया ने जगमोहन जी को फ़ोन लगाया। पिताजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं? लेकिन हुआ क्या बहू? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, अब अनजान तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया है आपने हमारा। यह सुनते ही जगमोहन जी सकपका गए और सोचने लगे, अब मैं क्या उत्तर दूं। तभी सिया बोली, आपसे तो मैं आकर बात करती हूँ, हमारे आने से पहले घर की पूरी साफ सफाई रखिएगा। अभी सिया यह बोल ही रही थी कि तभी राधिका के दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। यह पीछे से शोर कैसा हो रहा है? घर पर कोई आया है या आपने ही किसी को फोन करके बुलाया है? बताते क्यों नहीं? कहते हुए सिया की भौहें तन गई। तभी जगमोहन जी हड़बड़ाते हुए बोले, बहू वह बात यह है कि अरे ठीक से बताते क्यों नहीं? वो क्या कर रही हैं? तभी राधिका आगे आई और बोली, मुझे फोन दीजिए। पिताजी लाइए, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आई हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो सिया बोली, अच्छा, पहले तो हम सबके रहते हुए हमारे घर से चोरी की थी तुमने, और अब हमारी पीठ पीछे हमारे घर को लूटने के लिए आ गई हो। किसने बुलाया था तुम्हें? जब इतने सालों से नाराज होकर बैठी हो तो फिर आज मेरे घर कैसे आ गई? तो राधिका बोली, अरे आपका घर क्यों? क्या यह घर मेरा नहीं है? अगर मैं नाराज हो भी गई तो सिर्फ आपसे ही हुई थी, अपने पिता से तो नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके गई हो
तो वहाँ शांति से रहो, यहाँ बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है, राधिका ने कहा। तो सिया भड़कते हुए बोली, फोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके ही रहूंगी। यह बात सुनते ही राधिका हैरान रह गई और बोली, अच्छा, जो तुमसे बन पड़े वह कर लो। ऐसा कहकर राधिका ने एकदम से फोन रख दिया। यह सुनकर जगमोहन जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया और कांपते हुए बोले, बेटी, ये तूने क्या कर दिया? तेरे भाई भाभी तो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो राधिका बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है? यह घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या यह बात आप भूल गए हैं? अब इस बात का फैसला आपको खुद ही करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। जरा खुद ही सोचिए पिताजी, खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं या अपनी बची जिंदगी पूरी शान के साथ बिताना चाहते हैं। बेटी की बातें सुनकर जगमोहन जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर पर बुलवाया और विचार विमर्श किया। उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श करना जरूरी समझा। उधर जब सिया ने अपने पति राघव को फोन पर पूरी बात बताई तो वे दोनों अपने बेटे को लेकर आनन फानन में अगले दिन ही घर वापस पहुंच गए। आते ही सिया अपनी ननंद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से बाहर अभी के अभी। तभी राघव भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी राधिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगता था कि भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफों को समझोगे भाई, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो यह घर मेरा भी है। आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि मेरी भी इस घर में हिस्सेदारी है। वह बात अलग है कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। यह बात सुनकर सिया गुस्से में आ गई और जैसे ही अपनी ननद पर हाथ उठाने लगी, तभी जगमोहन जी बोले, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सिया बोली, अच्छा, आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है आपको, जो आज में भी जोश आ गया है। तभी राघव का बेटा सोनू स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, इतना सारा सामान पड़ा है रसोई में। फिर सिया बोली, वह सब तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। यह सुनते ही जगमोहन जी के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से भरी कड़कड़ाती आवाज में बोले, बेशरम औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए हैं और ना ही कोई तमीज सिखाई है। आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, पर अब नहीं, लेकिन अब नहीं सहूंगा। यह घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी राघव गुस्से से बोला, पिताजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी को ऐसी बात कहने की? तो जगमोहन जी ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तभी राघव दंदनाता हुआ बोला, आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील बाबू अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? हमें भी तो बताओ। यह घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है ना। यह बात सुनकर राघव हैरान रह गया। तभी वकील साहब ने कोर्ट का कागज उनके हाथ में थमा दिया और बोले, 1 सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा और आज तक अपने पिताजी की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं वह तुम्हें उन्हें वापस लौटाने होंगे, और वह भी सूद समेत, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। यह सुनते ही राघव और सिया की हवाइयां उड़ गई। वे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। फिर राघव ने सिया को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैरों पर पड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन जगमोहन जी ने यह तय कर लिया था कि वह अब कमजोर नहीं पड़ने वाले। आज उनमें पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ था। जोरदार आवाज में बोले, यह मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना,
मैं तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वे अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद राघव अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर वह घर छोड़कर चला गया। अब जगमोहन जी उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी राधिका को अपने पिता की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वह सोच रही थी अब आगे क्या। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन जगमोहन जी ने उसके साथ आने से मना कर दिया और कहा, बेटी इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। तो राधिका ने इस बात का भी हल निकाल लिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार बिठा दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया। अब जगमोहन जी के मन को थोड़ी बहुत शांति थी, जो दिन भर उनका काम करता और रात में भी उनका ख्याल रखता। अब राधिका हर रोज अपने पिता से फोन पर बात करती, उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाया करती। अब जगमोहन जी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। अपने मित्र के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते, तो कभी मंदिर या गुरुद्वारे में चले जाते थे। कभी कभार घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था। बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी अपने मन को समझा लिया था। अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था, लेकिन उधर अपने पिता के साथ इतनी नाइंसाफी करने के बाद भला उसके बेटे बहू सुख शांति की जिंदगी कैसे गुजार सकते थे। इधर घर से निकलने के बाद राघव और सिया ने किराए का कमरा ले लिया था, लेकिन अब परेशानी यह थी कि राघव के पास न तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जो कि देना पड़ रहा था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस हालत में भला सिया कैसे गुजारा कर सकती थी। अब तो आए दिन दोनों की लड़ाइयाँ होने लगी और एक दिन अपने पति से लड़कर सिया अपने बेटे सोनू को लेकर अपने मायके चली गई। हर बार की तरह ही इस बार भी सिया की भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन यूं ही बीत गए और अच्छे से गुजर भी गए, लेकिन धीरे धीरे सिया अपनी भाभी की नज़रों में खटकने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार भी सिया के प्रति बदलने लगा। अब उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगी और खोजने लगी। इसी दौरान उसके माता पिता का 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम भी बन गया था और सिया की भाभी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। आखिरकार सिया के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही है, बहुत महंगी चेन है। उन लोगों ने सब जगह खोज लिया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। फिर सिया की भाभी ने सबके सामने सिया की अलमारी खोली और उसके कपड़े निकाल कर खोजबीन करने लगी। यह देखकर सिया गुस्से में आ गई और बोली, यह क्या कर रही हो भाभी? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चेन निकलकर बाहर आ गई। यह देखकर तो सिया के होश ही उड़ गए। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। तभी उसका भाई भी बोल उठा, सिया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, पर यूं तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? यह सुनते ही सिया को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आज उसे वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ वर्षों पहले उसने अपनी ननंद पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसकी ननंद सब लोगों के सामने गुनहगार साबित हो गई थी। आज सिया को भी उसके गुनाहों की सजा मिल रही थी, जो कि कुछ गलत नहीं था। उसका हंसता खेलता परिवार केवल उसकी गलती के कारण उजड़ रहा था और उजड़ भी चुका था। आज न तो उसके पास अपना मायका रह गया था और न ही ससुराल। मायके की दहलीज पर खड़ी सिया के पास पछतावे के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था और आज वह अपने आप को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कोस रही थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।